नमस्कार दोस्तों इस वीडियो का मकसद है ये जानना कि राहुल गांधी की कौन सी कमियां हैं, कौन सी गलतियां हैं जो कांग्रेस को पतन की ओर ले जा रही हैं। कांग्रेस के नेता जो निर्विवाद रूप से बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी हैं। ठीक है, उनकी माताजी सोनिया गांधी भी कांग्रेस की नेता हैं, लेकिन आज कमान मुख्य रूप से राहुल गांधी के हाथ में है। और 2014 से लेकर आज तक देखा जाए वही लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब कांग्रेस का अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया, लेकिन आज भी कांग्रेस उन्हीं के नियंत्रण में है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी का जन्म ही शायद कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए हुआ है, क्योंकि नियति ने लिखा है कांग्रेस का अंत। तो जो कांग्रेस का अंत हो रहा है वो राहुल गांधी जी के हाथों होना निश्चित है। लेकिन राहुल गांधी अकेले जिम्मेदार नहीं है। अगर कांग्रेस के इतिहास में देखें तो कांग्रेस का पतन इंदिरा जी के समय से शुरू हो गया था। उनके द्वारा जो एक इमरजेंसी देश में लागू की गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। हालांकि मेरा मानना है कि उसकी कुछ वजह भी थी, कुछ मजबूरियां इंदिरा जी की भी थी, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन उस आपातकाल के बाद जो किया गया इंदिरा जी द्वारा और संजय जी द्वारा, जो रवैया अपनाया गया पूरे देश में, जिस तरह से तानाशाहपूर्ण तरीके से लोगों को दमन किया गया, जेलों में बेमतलब ठूस दिया गया बिना किसी रीजन के, उसकी सज़ा भुगती कांग्रेस ने और कांग्रेस हार गई। फिर उसके बाद जो सरकारें आई, हम जानते हैं कि उन सरकारों का क्या हुआ। वो सही तरह से राज नहीं कर पाई, उनमें टूट ज़्यादा थी, कोई दिशा नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था उन सरकारों का। तो कांग्रेस दोबारा आई। दोस्तों, उसके बाद देखा जाए तो राजीव गांधी जी भी एक तरह से कांग्रेस के पतन के जिम्मेदार हैं, क्योंकि इंदिरा जी की मृत्यु से जो एक सिंपैथी वेव पैदा हुई, जो एक सहानुभूति जनता में आई, उसकी वजह से उनको ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त हुआ। 400 से ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन उन सीटों का, उस बहुमत का वो कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाए 5 सालों में जो कांग्रेस को आगे ले जाता। उल्टे उनके उस जो उन्होंने चुनाव लड़ा उसमें कांग्रेस की हार हुई। दोस्तों, अगर उनके हम कार्यकाल को देखें तो एक कंप्यूटर लाने के अलावा उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया था। उसके अलावा उनके जो कार्यकाल में कुछ गलतियां ही हुई, ब्लंडर मिस्टेक्स हुई, तो उसका नतीजा मिला उन्हें कि 1989 में उनकी हार हुई। दोस्तों, इसके बाद कांग्रेस का जो बड़ा शासन था, नरसिम्हा राव जी के शासन में सही चला। ठीक है, वो गैर कांग्रेस गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि उन्होंने एक देश को एक बड़े गहरे गड्ढे से निकाला। एक गहरी मुसीबत में जब देश डूब गया तो उस मुसीबत से बाहर निकालने का काम नरसिम्हा राव जी ने किया। उनके निर्देश पर मनमोहन सिंह जी ने देश की जो आर्थिक नीतियों में जो बदलाव किया, उन देश को बहुत आगे लेकर गया, बहुत बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाल कर लाया, उदारवाद के रास्ते पर गए। आज जो हम उन्नति देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ मनमोहन सिंह जी की उन नीतियों का है। दोस्तों, निष्पक्ष रूप से मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि मैं नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी ने जो कार्य किया वो अपने आप में अनुपम था। तो दोस्तों, उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, जो 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार चली, वो कांग्रेस के पतन का बहुत बड़ा कारण थी। मेरा मानना है कि 2004 में कांग्रेस सरकार नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा की कुछ गलतियों की वजह से 2004 में भाजपा सरकार हारी। एक तो जल्दबाजी थी, दूसरे जो सैनिक इंडिया का नारा दिया गया उसकी वजह से भाजपा हारी, क्योंकि जो काम सरकार ने किए थे वो हालांकि बहुत बड़े थे, लेकिन धरातल पर गरीब आदमी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। उसकी वजह से भाजपा को हारना पड़ा और कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन दोस्तों, जो 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 जो कांग्रेस का शासन था, उसमें राहुल गांधी मुख्य भूमिका में थे। हालांकि उनके पास कोई पद नहीं था। पद तो सोनिया गांधी जी के पास भी नहीं था। वो भी एक नेशनल एडवाइजर कमेटी बनाकर पिछले दरवाजे से राज कर रही थी। वो एक तरह से सुपर पीएम की तरह व्यवहार कर रही थी और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर थे। लेकिन दोस्तों, वो 10 साल कांग्रेस की बर्बादी के साल थे। हालांकि कांग्रेस ने अच्छा राज किया, 10 साल किया, क्योंकि जो 2009 में इलेक्शन हुए उसमें अडवाणी जी को भाजपा ने आगे कर शासन किया और जनता को शायद उनका नेतृत्व मंजूर नहीं था, इसलिए यूपीए 2 सरकार आई। दोस्तों, एक बात हमें विचार करनी चाहिए कि राहुल गांधी जी
उस वक्त अगर सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम करते और वो 10 साल किसी अच्छी पोस्ट पर रहकर कैबिनेट मिनिस्टर पे अच्छे पद को लेके, अच्छे विभाग को लेकर अपने आप को साबित करते, तो वो आज बहुत अनुभवी नेता के तौर पर होते। लेकिन उन्होंने बिना जिम्मेदारी के, बिना किसी जिम्मेवारी के उन्होंने जो सरकार में अपना रोल अदा किया, जिस तरह से सरकार को अपने इशारों पे चलाने की कोशिश करी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। क्योंकि उस सरकार में कई तरह के घटक थे, उनकी गलतियां भी कांग्रेस के सर पे आई और उसका नतीजा 2014 में भुगतना पड़ा। दोस्तों, राहुल गांधी जी वैसे एक अच्छे इंसान है, मेरा निजी तौर पर मानना है कि वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन राजनीतिक समझ उनमें बहुत कम है। दोस्तों, राहुल गांधी जी पर एक आरोप लगता है परिवारवाद का, वंशवाद का, लेकिन हम देखते हैं भारतीय राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद कोई समस्या नहीं है। लगभग सभी पार्टियों में वंशवाद, परिवारवाद है, लेकिन राहुल गांधी जी पे ऐसा आरोप क्यों लगता है? भाजपा बार बार उन्हें वंशवाद को लेकर आरोप करती है और उन्हें इसके लिए कई बार कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ सभी पार्टियों में, चाहे किसी भी पार्टी को, रीजनल पार्टीज देख लो, तो वहाँ वंशवाद चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी को भी वंशवाद का आरोप झेलना पड़ता है, तो सब बाकियों को भी झेलना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी जी पर होता है। तो दोस्तों, वास्तव में समस्या ये है कि वंशवाद कोई समस्या नहीं है, परिवारवाद कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यही एक नेता का बेटा नेता बने, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसका राइट है। वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, सरकारी नौकर का बेटा सरकारी नौकर बन सकता है, तो एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? तो राहुल गांधी जी की इसमें कोई गलती नहीं है कि वो राजीव गांधी के बेटे हैं, उनका पूरा हक है कि वो राजनीति करें। समस्या क्या है दोस्तों? समस्या ये है कि बिना योग्यता के आप पद ले लेना, अपने आप को बिना कुछ साबित किए आप जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जब आपकी परफॉर्मेंस भी सही नहीं है फिर भी आप कुर्सी पर डटे रहते हैं, तो वो गलत होता है। आज तक राहुल गांधी कुछ अच्छा साबित नहीं कर पाए हैं कि वो उन पोस्टों पर जो रहे हैं, जिस तरह से जिस पावर का इस्तेमाल उन्होंने पार्टी में और सरकार में किया, उसके लायक हैं कि नहीं, ये साबित नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये समस्या है। राहुल गांधी जी की एक सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती है वो ये है कि वो जानते नहीं हैं कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है। और राजनीति में दोस्तों टाइमिंग की बड़ी वैल्यू होती है कि आपको बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है। अगर आप सही बात गलत जगह पे बोलते हैं तो उसका भी असर गलत होता है, और गलत बात एक सही जगह पे बोल जाते हैं तो उसका और भी बुरा असर होता है। दोस्तों, मेरे मानना है कि राहुल गांधी जी इस मामले में काफ़ी अनाड़ी साबित हुए हैं। उनके बयान, उनकी हरकतें हमेशा पार्टी के लिए, उनके लिए नुकसानदायक रही हैं। दोस्तों, एक बात और है, वो जिन मुद्दों को उठाते रहे हैं बार बार, वो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को या उनको कोई फ़ायदा पहुंचाया उन मुद्दों ने। दोस्तों, ये ठीक है कि राहुल गांधी जी की अपनी राजनीतिक समझ जितनी भी हो, कम है या ज़्यादा है, वो एक बहस हो सकती है, लेकिन जिस टीम को उन्होंने अपने काम के लिए चुना हुआ है वो टीम भी काम की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनको सही सलाह दी जा रही है, उनको सही तरीके से गाइड किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी नेता है अपने स्तर पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक इतनी बड़ी पार्टी के, देश की विपक्षी पार्टी के नेता है वो। कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं है, 60 साल राज किया है। उस पार्टी के नेता होने के बावजूद उनके पास ऐसी टीम नहीं है जो उन्हें सही तरह से गाइड कर सके। वो जिन मुद्दों को उठाते हैं वो कांग्रेस को नुकसानदायक होती है। शुरुआत करें जैसे हम नोटबंदी से। नोटबंदी जो सरकार का सोचा समझा फैसला था, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते थे। नोटबंदी को गलत ठहराना भी था तो उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके को गलत ठहरा सकते थे। मैं मानता हूं कि सरकार ने जो भी सोच समझ के उठाया था कदम, नोटबंदी का जो भी सोच के उठाया था, वो कामयाब नहीं रहा। सरकार को उसमें कामयाबी नहीं मिली, और उसकी वजह थी कि सरकार उसको लागू करने में गलतियां कर रही थी, उसको पूरी तैयारी से लागू नहीं किया गया था। तो राहुल गांधी जी को जहां हमला करना था वहां नहीं किया, वो बार बार इसको घोटाला सिद्ध कर रहे थे,
और नोटबंदी को वापस लेने की मांग कर रहे थे, जो कि जायज़ नहीं थी, क्योंकि नोटबंदी एक बार लेने के बाद उसको महीने बाद 15 दिन बाद वापस नहीं लिया जा सकता, और उसको घोटाला भी नहीं सिद्ध कर सकते, क्यों, किसी तरह से भी घोटाला था नहीं। ऐसे ही हम आगे आए, सरकार का बहुत बड़ा फैसला था जीएसटी को उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स करके, टैक्स का नाम देकर अभी तक उछालते रहे, इसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसमें राज्य सरकार भी शामिल है। जीएसटी कोई केंद्र सरकार का अकेला फैसला नहीं है, इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई जिसमें सारी राज्य सरकारें भी हैं। और जीएसटी कांग्रेस भी चाहती थी लागू करना। जीएसटी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई टैक्स नहीं है जो कांग्रेस नहीं चाहती थी, कांग्रेस नहीं कर पाई। तो जीएसटी को ही आप गलत साबित करें, ऐसा नहीं है। जीएसटी में कमियां निकाल सकते हैं, सरकार द्वारा जो लागू किया जा रहा उसमें कमियां निकाल सकते हैं वो, लेकिन वो जीएसटी को ही गब्बर सिंह टैक्स, वो चीज़ गलत थी दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आगे आइए आप, सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश करी, उस पर सरकार पर सवाल खड़े करें, सेना पर सवाल खड़े करें, उन्होंने उस पर शक भी जाहिर करा। और जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, आपको सरकार पर हमला करने का अधिकार है, लेकिन देश की सेना पर हमला करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि सेना गलत कर रही है तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों सेना ने सामने आके स्वीकार किया कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है, दोनों ही सर्जिकल स्ट्राइक के समय, लेकिन कांग्रेस उसको गलत तरीके से पेश करती रही। जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सरकार पर हमला था वो बहुत बड़ी गलती थी राहुल गांधी जी की, उसका भी गलत संदेश दिया गया, और उसकी वजह से ऐसा लगा कि राहुल गांधी जी देश विरोधी हैं, सेना विरोधी हैं, उनको सेना पर विश्वास नहीं है। और भाजपा ने बेशक इस चीज़ को भुनाया, उन्हें इस तरह से साबित करने की कोशिश करी। एक मुद्दा और था, वो जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए। छात्रों के साथ खड़े होना अलग बात थी, लेकिन जो एक संगठन, जो एक समूह भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगा रहा था, उसके साथ खड़े हो जाना राहुल गांधी जी की गलती थी, क्योंकि उससे भी गलत संदेश जा रहा था। ऐसी चीज़ें दोस्तों और भी हम अगर सामने आए तो राफेल का मुद्दा है, राफेल को लेकर उन्होंने चौकीदार चोर है का बहुत नारा लगाया। उन्होंने बार बार 2019 के चुनाव में इसको मुद्दा बना के रखा, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, लेकिन इसमें कोई घोटाला साबित नहीं कर पाए। जबकि इस देश की सुप्रीम अदालत, सर्वोच्च अदालत भी कह रही थी कि इसमें कोई घोटाला नहीं है, तब भी वो उसको बार बार चोर है, चौकीदार चोर है। जो मोदी जी पर हमला कर रहे थे उसका गलत नुकसान हो रहा था। तो जो ये बैकफायर कर रहे, इनकी जितनी भी पॉलिसियां थी वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान कर रही थी। दोस्तों एक और नीति है, वो है अडानी अंबानी का विरोध। दोस्तों अडानी अंबानी इस देश के उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं बड़े, तो वो सिर्फ राहुल गांधी उन दोनों का विरोध नहीं करते हैं, वो उसकी आड़ में दूसरे उद्योगपतियों का विरोध करते हैं। आप देखिए, वो कहते हैं राहुल मोदी जी के दोस्त हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, कंपनी के लिए हर देश को काम करना पड़ता है, क्योंकि देश की उन्नति विकास उनके साथ जुड़ा हुआ है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ही देश को आगे ले जाती हैं। जितने भी हम कहते हैं छोटी कंपनियां, छोटे उद्योग, बड़ों के साथ ही जुड़े तो हैं। आप क्या चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां आकर बड़ी बड़ी कंपनियां काम करें? आप अंबानी का विरोध कीजिए, ठीक है, जियो को निकाल दीजिए। आपको फ़ोन की ज़रूरत है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, तो दूसरी विदेशी कंपनी आकर देगी, तो वो क्या हमारे भला करेगी? तो वो रोज़गार भी बाहर जाएगा, पैसा भी बाहर जाएगा। हमारे देश का कोई उद्योगपति अगर कोई काम कर रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। अडानी जी का भी ले लीजिए, अडानी जी जो काम कर रहे हैं, देश के छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, कोई देश के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, वो विदेशों में भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको उनका विरोध करना गलत है। इसके बहाने आप पूंजीपतियों का विरोध कर रहे हैं, आप देश की गरीबी दूर करना चाहते हैं, अमीरों का विरोध कर रहे हैं। भाई सभी आदमी अमीर बनना चाहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों राजनीति बहुत जटिल होती है, इतनी सरल नहीं होती। वहाँ पर 1 और 1 2 होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं, 1 1 0 भी होते हैं। दोस्तों राहुल गांधी जी की किस्मत कुछ ऐसी है कि उनका मुकाबला मोदी जी से है। मोदी जी जिनके पास 20 साल का सत्ता का अनुभव है, 12 साल मुख्यमंत्री, 8 साल प्रधानमंत्री,
उनके सामने मुख्य रूप से राहुल गांधी जी डटे हुए हैं और उनका कोई अनुभव नहीं है। एक ऐसे नेता के सामने जो काफ़ी समय संघ में बिता कर आया हो, ग्रास रूट लेवल पर काम करके आया हो और 20 साल से लगातार सत्ता में बना हो, जिसको हर चीज़ का, सरकार के बारीकियों का अच्छी तरह से पता हो, उस आदमी के मुकाबले में खड़े हैं राहुल गांधी। और मोदी जी के पास बहुत बड़ी टीम है, उनमें काबिल लोगों की टीम है, उसका मुकाबला राहुल गांधी जी के, तो राहुल गांधी जी कमज़ोर पड़ते हैं। हाँ, राहुल गांधी जी की एक मामले में किस्मत अच्छी है कि राहुल गांधी जी के सामने जो विपक्ष है, जो उनके साथ खड़ा हुआ विपक्ष है, उनमें कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो राहुल गांधी जी की जगह ले सके। वो कोई भी राष्ट्रीय छवि वाला नेता इस टाइम विपक्ष में नहीं है। राहुल गांधी जी फिर भी जिस पार्टी के नेता हैं वो राष्ट्रीय पार्टी है और कोई राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, ये ठीक है कि राहुल गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस, इस समय सिर्फ 2 राज्यों में शासन कर रही है, लेकिन उसका बेस बहुत बड़ा है, आधार बहुत बड़ा है। तो कांग्रेस कमज़ोर दिख रही है सिर्फ सत्ता के मामले में, लेकिन मतदाता, वोटदाता, समर्थकों के मामले में कमज़ोर नहीं है। इसके बावजूद राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी और भी वजह है। और जहाँ तक ये है कि भाजपा से उनका मुकाबला है, उनका मुकाबला विपक्ष से भी है। राहुल गांधी जी ये नहीं देख पा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ना है, उन्हें विपक्ष से भी लड़ना है, क्योंकि भाजपा तो लड़ रही है उनको सत्ता से हटाने के लिए, और जो विपक्ष लड़ रहा है वो उनको सत्ता ही नहीं, उनको राजनीति से बाहर कर सकता है। जैसे कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने उनको सिर्फ सत्ता से बाहर नहीं किया, हो सकता है वो पंजाब की राजनीति से भी कल को बाहर हो सकती है। बंगाल से भी यही हुआ है। बंगाल में कांग्रेस एक बड़ी ताकत थी, लेकिन अब भाजपा ताकत है। ठीक है, ममता बनर्जी ने भाजपा को हराया, लेकिन वो मेन किसको हराया है? माकपा को और राहुल गांधी की कांग्रेस को हराया है। तो ऐसे ही आप केरल में चले जाइए, केरल में क्या हुआ है? केरल में माकपा ने कांग्रेस को हराया है। तो दोस्तों, सिर्फ मोदी से मुकाबला नहीं है राहुल गांधी का, विपक्ष से भी है। इसका भी हमें उनको ध्यान रखना। दोस्तों, आज कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस के लिए सवाल ये नहीं है कि 2024 का चुनाव वो जीतेगी या हारेगी, सवाल उसके अस्तित्व का है कि वो बचेगी या नहीं। क्योंकि 2024 में जो आज की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें कहीं से भी नहीं लगता कि मोदी जी के मुकाबले कोई खड़ा होने वाला है। किसी तरह की चुनौती मोदी जी को दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए 2024 में मोदी जी का आना तय है। समस्या राहुल गांधी जी के आगे है। राहुल गांधी जी के आगे समस्या ये है कि वो 2024 के बाद कांग्रेस को किस हालात में ले जाएंगे, क्योंकि 2024 के बाद 10 साल से ज़्यादा कांग्रेस को सत्ता से बाहर हो जाएगा और वो 11वां साल शुरू हो जाएगा। और 2024 के बाद कांग्रेस में कौन रुकेगा और कौन टिकेगा, ये बड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, कांग्रेस के लिए आगे आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। राहुल गांधी जी जिस तरह से लगे हुए हैं, बिना सोचे समझे, वो घातक होने वाला है। जिस तरह से उन्होंने सावरकर का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी जी की यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों सोचिए, उनका उद्देश्य कोई नज़र आ रहा है? कोई मोटिव है उस यात्रा का? यात्रा अच्छी बात है, क्यों? यात्राओं से इस देश की राजनीति में बहुत बदलाव आया। वो बदलाव हो भी सकता था, लेकिन जब कोई मोटिव नहीं है, आप सरकार के खिलाफ हैं, तो किस बात के लिए खिलाफ हैं? उस यात्रा में वो कई मुद्दे उठा रहे हैं कि बेरोजगारी का, महंगाई का, और अडानी अंबानी को तो बोलते ही रहते हैं। अभी उन्होंने सावरकर का मुद्दा उठा लिया। सावरकर पे हमला गलत है। वो महाराष्ट्र में सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कि गलत है। सावरकर के खिलाफ बोलकर वो खुद को एक राष्ट्रविरोधी साबित करने पे लगे हैं, क्योंकि इंदिरा जी, नेहरू जी अपने समय में सावरकर की तारीफ कर चुके हैं। जिन मुद्दों को लेकर जैसे वो ले आए इस बार ये मुद्दा कि सावरकर जी ने अंग्रेज़ों को ओबीडियंट सर्वेंट के तौर पर लिखा था लेटर, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, क्योंकि गांधी जी ने भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो वो इसके ऐसे सर्वेंट लिखने से नौकर नहीं हो गए थे, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो इस तरह से बेमतलब के मुद्दे उठाकर
वो ये बता नहीं पा रहे हैं कि उनकी यात्रा किस लिए। भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं, कि भारत जोड़ो का मतलब बनता नहीं है इसलिए कि भारत कहीं से टूट नहीं रहा है। इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे नफरत के खिलाफ राजनीति कर रहा हूँ मैं, नफरत खत्म कर, नफरत तो वो खुद फैला रहे हैं। तो कैसे आप उस यात्रा का क्या बेनिफिट हो सकता है कांग्रेस को, नहीं दिख रहा है कहीं। मुझे लगता है कि जब तक यात्रा ख़त्म होगी, उस यात्रा का जब हम एनालिसिस करेंगे तो मुझे यही लगता है कि उससे कांग्रेस का नुकसान ही निकलेगा। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए कि उनकी किन नीतियों के कारण आज कांग्रेस नीचे जा रही है, भाजपा ऊपर जा रही है। ठीक है, उनके सामने जो पार्टी है बहुत मजबूत है, लेकिन जनता ने उनको भी मौका दिया है। जनता ने उनको मौका दिया है विपक्षी का, वो ऑपोजिशन पार्टी है। और याद रखिए दोस्तों, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में दो दल होते हैं, एक सत्ताधारी, एक विपक्ष। और विपक्ष का कहीं से भी रोल कम नहीं होता। जनता ने जिम्मेदारी दी है राहुल गांधी जी को, इनको लगता नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी है विपक्ष की। अगर वो विपक्षी नेता की जिम्मेदारी सही तरह से नहीं निभा पा रहे हैं तो वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जनता उनको सत्ता देगी। दोस्तों, मेरा मानना है जनता जो जिम्मेवारी आपको दे रही है, पहले उस पर आप खरे उतरिए। अगर आप उस पर खरे उतरते हैं तो जनता सत्ता देगी, और ज़रूर देगी, क्योंकि इस देश की जनता की आदत है। अगर आप अच्छे काम भी करते रहो तो बोर हो जाती है एक ही चेहरे को देख कर, एक ही पार्टी से। वो वैसे भी मौका देती है। तो राहुल गांधी जी चाहें तो अभी भी अपने आप को दोबारा से स्थापित कर सकते हैं एक विपक्षी नेता के तौर पर, अगर वो अच्छी तरह से जान लें कि उनको जो जनता ने जिम्मेदारी दी है विपक्षी नेता की दी है, और विपक्षी नेता की जिम्मेदारी सही तरह से निभाएं। सरकार को वहाँ रोकें जहाँ ज़रूरत है। बेमतलब सिर्फ विरोधी दल होने के नाते अब सरकार का विरोध करते रहेंगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और कांग्रेस चुका रही है। दोस्तों, आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी कांग्रेस को कहाँ लेकर जाते हैं। अभी तक तो पतन की ओर ही ले जा रहे हैं। 2024 के बाद देखते हैं कांग्रेस का क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।